जय हिंद बच्चों। टीच माइंड परिवार में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूं आप सभी के बीच एक नए वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और साथ ही साथ मैं आप सबके बीच आज डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। और आप सबको पता है कि गॉस थ्योरम से हर एक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बार भी प्रश्न अगर गॉस थ्योरम से पूछे जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। तो बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि डाइपोल का मतलब होता है जिसके दो पोल हो। यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी दो पोल होते हैं, दो छोर होते हैं, दो किनारे होते हैं। इसमें जो दो पोल बनता है वो चार्जेस के कारण बनता है, आवेश के कारण बनता है, जिसमें एक चार्ज आपका पॉजिटिव नेचर का होता है, दूसरा आपका निगेटिव नेचर का होता है। तो डाइपोल है क्या? तो डाइपोल एक अरेंजमेंट है, एक सजावट है दो चार्जेज का, जिसमें एक चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा चार्ज आपका निगेटिव होता है। और उन दोनों चार्जेज के बीच का जो दूरी होता है, सेपरेशन होता है, वो बहुत ही कम लिया जाता है। आइए बोर्ड पर इसके बारे में हमने चर्चा किया है, आपको दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? तो वो लिखा गया द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर इन विच सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको बस इतना ही समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है दो चार्ज पार्टिकल का, जिनमें एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका निगेटिव होगा। उनके बीच का सेपरेशन हम बहुत ही कम लेंगे, ठीक है ना। उनके बीच का सेपरेशन हम लोग बहुत ही जब कम लेते हैं तो वो दो चार्ज का अरेंजमेंट आपको क्या दे देता है? तो डाइपोल दे देता है। उसका हिंदी भी आपको यहां नीचे लिखा हुआ है, जो हिंदी वाले होंगे अपना हिंदी नोट करेंगे। तो देखेंगे बाबू, यहां एक चार्ज है आपका और एक चार्ज यहां है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है, इस पे भी क्यू और इस पर भी क्यू। इनके बीच का सेपरेशन हमने 12 यहां लिया है। बहुत सारे बुक में एल लिया जाता है, कहीं ए लिया जाता है सेपरेशन, कहीं 2a लिया जाता है। मैटर नहीं है कि हम बीच का सेपरेशन क्या ले रहे हैं, मैटर ये नहीं करता है कि हम बीच का सेपरेशन क्या ले रहे हैं। एल ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, मैटर नहीं है। बट इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो भी हम लेंगे वो बहुत ही क्या होगा? छोटा अमाउंट होगा। बड़ा अमाउंट 5 मीटर 10 मीटर हम लोग नहीं लेंगे, छोटा सा डिस्टेंस इनके बीच होता है, इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होता है, भले कुछ भी ले ले, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रूप में हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम मैथमेटिकली अगर डील करते हैं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से दिखाते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज की वैल्यू और उन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है, जो दूरी होता है, उसके प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज का मान लीजिए कोई एक चार्ज लीजिए, चाहे निगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए, चार्ज के मान की बात करेंगे तो चार्ज का मान दोनों का क्या है? सेम है, यानी Q। साथ ही साथ इन दोनों चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है, जो बीच की दूरी होती है, चाहे L हो, चाहे 2L हो, चाहे A हो, चाहे 2A हो, जो भी हो, हम वहां क्या करेंगे? उसके साथ प्रोडक्ट लेंगे। हमने 2L लिया था, हम यहां 2L के साथ क्या करेंगे? प्रोडक्ट लेंगे। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुवों के किसी एक आवेश के मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है बच्चों?
बराबर होता है। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, तो P बराबर 2QL, P बराबर 2QL, जिसमें बाबू हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक चार्ज लिया है और उन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसको लिया है, उसको प्रोडक्ट हमने ले लिया है, तो क्या मिल गया हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल गया। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को बता दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहां जो P का वैल्यू लिखा है आप 2QL, इससे आपको केवल मैग्नीट्यूड का पता चलता है, डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड 2QL कब होगा, जब इनके ऊपर चार्ज किसी के ऊपर Q होगा और इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, 2L होगा। अगर बीच का सेपरेशन हम L ले ले तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो Q गुणे L करेंगे तो QL ही आएगा बच्चों। ये 2QL कब आएगा, जब बीच का सेपरेशन हम 2L लेंगे, L लेंगे तो कितना हो जाएगा, QL आ जाएगा। Q में L से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा QL मिल जाएगा। यानी P जो होगा आपका Q और बीच का L लेंगे तो क्या, L मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा QL, तो QL होगा जब बीच का सेपरेशन L लेंगे, 2QL होगा जब बीच का क्या लेंगे हम 2L लेंगे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, जो दिशा होता है, वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ये जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किए हैं, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो निगेटिव चार्ज होता है उससे पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। फिर बात होता है कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बताइए ऐसा यूनिट क्या होगा। हर वर्ष बहुत मतलब कहे कि हर वर्ष क्या कहे, लगातार आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा। तो बड़ा टेंशन नहीं लेना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो किसी एक चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। तो किसी एक चार्ज की बात करें तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम्ब, और बीच का सेपरेशन का क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलम्ब में हम मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, कूलम्ब मीटर। यानी यहां सेंटीमीटर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, चाहे तो बीच में डैश लगा सकते हैं यहाँ पे, और उसको क्या पढ़ेंगे आप, कूलम्ब मीटर। यानी आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि कूलम्ब मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, कूलम्ब मीटर। और आपको बता दे आप बाबू कि एक कूलम्ब मीटर जो होता है वह एक डिबाई के बराबर होता है, एक डिबाई के बराबर होता है। जिस वजह से लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर तो होता ही होता है, डिवाई भी होता है, क्योंकि एक कूलम्ब मीटर एक डिवाई के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, कूलम्ब मीटर, या क्या होगा, डिवाई होगा। ठीक है बच्चों, और ये मैंने अगले स्लाइड में इसको मेंशन किया। देखिए हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यहां डिफाइन कर दिया, जो मैंने बोला वो लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए उसे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, देख लीजिए बाबू। अब यहां पर मुझे बस ये दिखाना रह गया था बाबू, क्या रह गया था, हम यहां दिखा सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा बाबू, इस ओर होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये जो आपका यहां P होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो क्या होगा, किसी एक चार्ज की वैल्यू और बीच का सेपरेशन। तो किसी एक चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q, और बीच का सेपरेशन 2L। डायरेक्शन की बात करें तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर बाबू मान लीजिए ये एक्स एक्सिस लेते हैं और ये वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स होगा तो इसके लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे और वाई होगा उसके लिए जे का इस्तेमाल। निगेटिव के लिए माइनस आई, निगेटिव के लिए बाबू नीचे के लिए माइनस जे। तो चूंकि डायरेक्शन क्या है बाबू, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, अर्थात एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम डायरेक्शन के लिए क्या लगा सकते हैं, आई लगा सकते हैं। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, P बराबर 2QL और क्या बाबू, आई। ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो रिलेशन मिला वो किस रूप में मिला, वेक्टर के रूप में मिला। ये 2QL आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, जबकि आई यहां पे क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्स की तरफ। बाबू अगर ये पॉजिटिव होता और ये निगेटिव होता तो क्या होता, माइनस आई होता। कोई दिक्कत बाबू, ये आप इसको नोट कर लेंगे अलग से।
और नीचे में बाबू क्या लिखा हुआ है नोट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बताया आपको, एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसके डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर और डिवाई, जो मैंने बोला बाबू यहां मेंशन कर दिया है, कोई दिक्कत। और यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड और भी कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे अगले चैप्टर में आपको डिस्कस करूंगा, इसमें मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। इससे रिलेटेड जो भी है प्रश्न मैं इतना ही बनाऊंगा, और इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाने हैं जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आपको सिखाना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना आपको सिखाना है, मतलब हमें विद्युत विभव निकालना आपको सिखाना है, हमें आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना सिखाना है। लेकिन इस चैप्टर में नहीं बाबू, इसको हम उठा करके अगले चैप्टर में लेके चले गए हैं, हम उसमें वहां पढ़ाएंगे आपको। आइए बच्चों कुछ प्रश्नों को देख लिया जाए। पहला प्रश्न है बाबू, कुछ पहले क्वेश्चन में करवा चुका हूं ऑलरेडी आपको। प्रश्न नंबर आपका 13 कहता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, मतलब विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। और क्या होता है बच्चों, आप सोच लो ना, क्या होता है, कूलम्ब मीटर। कौन है तो ऑप्शन होगा आपका बी। कब पूछा है क्वेश्चन, 2022 और 2021, 2 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, सोचिए ना। ओके सर इतना आसान क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया तो हम क्या करी भाई, बिहार बोर्ड कुछ भी कर सकते थे, ठीक है बा, कोई दिक्कत। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्या है सर, कौन सा क्वेश्चन है सर, दिखाता हूं बच्चों। कह रहा है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ टू चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb and minus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb separated by a distance of 2.4 into 10 to the power minus 10 मीटर। तो क्या कह रहा है बाबू कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कीजिए, निकालिए। क्या कह रहा है इसमें, एक निगेटिव चार्ज है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज जो है वो 3.2 into 10 to the power क्या होगा माइनस 19 कूलम्ब है, और पॉजिटिव चार्ज भी क्या है वो 3.2 into 10 to the power माइनस 19 कूलम्ब है। और बीच का सेपरेशन क्या दिया है बच्चा, तो 2.4 into 10 to the power माइनस 10 मीटर। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालो, तो अभी तो मैंने आपको बताया बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज की वैल्यू, तो वैल्यू कितना है भाई, किसी एक का लेना है, इसमें से या इसमें से किसी का लेना है भाई, तो क्या हो जाएगा 3.2 into 10 to the power माइनस 19 कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाई बीच का सेपरेशन। तो बीच का सेपरेशन मैंने वहां 12 लिया थी, 12 मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां बीच का सेपरेशन कितना दिया बाबू 2.4 into 10 to the power माइनस 10 मीटर। हम क्या लेंगे 12 की जगह पे, तो इसको लेंगे बच्चा, क्योंकि यहां सेपरेशन क्या है 2.4 into 10 to the power माइनस 10 मीटर। अब यहां बाबू यहां आप 3.2 और 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.68 इंटू, देखेंगे 10 का पावर माइनस 19 और 10 का पावर माइनस 10, तो क्या हो जाएगा बाबू 10 का पावर एंड 10 का पावर माइनस 29। और यूनिट की बात करेंगे तो इसका कूलम्ब और इसका बाबू मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर। यानी आपका आंसर जो होगा बाबू मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर जो होगा क्या होगा बाबू 29। ये बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत, कर लेंगे ना आप, सिंपल सी बात है। किसी एक चार्ज की वैल्यू उसके बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई करना और क्या मिल जाएगा हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। पूछा था क्वेश्चन में कि क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है न्यूमेरिकल जी। आप न्यूमेरिकल देख के डर जाते हो, सर बिहार बोर्ड पूछा न्यूमेरिकल क्या होगा, तो बिहार बोर्ड जैसा आसान न्यूमेरिकल आज तक ना कोई पूछा है ना पूछ पाएगा, समझे। आराम से साथ चलिए हमारे, ठीक है ना, आराम से मेरा साथ दीजिए, ठीक है ना, सब कुछ मजा आ जाएगा जनता। चलो मैं आगे, हो गया आपका सर, हो गया, क्या पढ़ा दिया आप, अब क्या पढ़ाने वाले हो बाबू। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने पढ़ा दिया, मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है, आपको विभव निकालना है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, जो कि आगे मैं चैप्टर में मेंशन करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो बच्चों
इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिएगा, मान लीजिए कोई एक रीजन है, कोई एक जगह है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और चूंकि यहां पर मैंने ये जो हिस्सा लिया है इसका एरिया लिया है ds, और यहां एरिया को हम वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एरिया अगर वेक्टर को फॉर्म में रिप्रेजेंट, इसका तो डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये जो मैंने टुकड़ा लिया है ds, एलिमेंटल एरिया लिया है, छोटा सा हिस्सा लिया है किसी क्षेत्र का, उसका डायरेक्शन मैंने इधर मेंशन कर दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस एरिया में इधर की तरफ वो एग्जिस्ट करता है। अब इनके बीच का एंगल बच्चा हो, मान लिया हमने क्या बाबू, थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग तो फाई ई से लिखते हैं, ई से इलेक्ट्रिक और फाई से फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या बाबू, तो किसी रीजन में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी रीजन में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद है उस रीजन का एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एरिया वेक्टर हमारा ds हो जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यानी किसी एरिया में, किसी रीजन में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद है उसके एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्या होता है बच्चों, बोलो ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो किसी रीजन से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप कैलकुलेट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निर्देशित करता है कि उस रीजन से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना होगा तो इसी तरह निकालते हैं, किसी रीजन में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस रीजन के एरिया वेक्टर का, उस रीजन के एरिया वेक्टर का आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो मैंने यहां पे यही दिखाया है, एक रीजन लिया जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, ds इसका डायरेक्शन इधर लिया, थीटा हो गया, ई डॉट ds क्या हो जाएगा, आपको फ्लक्स देगा। तो सर यहां तो आपने फाई के साथ डी नहीं लगाया था, यहां डी लगा दिया। अब देखिए एरिया चूंकि बहुत ही कम है, इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो बहुत ही कम गुजरेगा, और कम चीज को दिखाने के लिए आपको मालूम है बाबू हम लोग क्या करते हैं, डी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ ds एरिया है, तो ds एरिया से बहुत ही कम फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए हमने क्या किया, फाई के साथ क्या कर दिया, डी लगा दिया बच्चों, कोई दिक्कत। और हेयर बाबू डी फाई भी क्या है, इलेक्ट्रिक, डी फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपका, और ds क्या है, एलिमेंटल एरिया है, कोई दिक्कत। ये सिंपल सी बात है बच्चों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, जो मैंने डिफिनीशन बोला बाबू यहां पर आपके सामने प्लस हो गया, आप देख रहे हैं। डिफिनीशन को भी क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश और हिंदी वाले हिंदी, और आप हमारे नोट्स को तुरंत ही आप हमारे टीच माइंड ऐप से भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आगे बढ़ूं, चलो जी प्यारे बच्चों, क्या है लिखा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एक्सटेंडेड एरिया, एरिया जब बड़ा हो, छोटा नहीं बल्कि बड़ा एरिया हो, जैसे मैंने एरिया ये ले लिया, मुझे इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। भैया एरिया बड़ा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा गुजरेगा, कम था तो कम गुजरा। तो बाबू मान लेता हूं मैं कि चलो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, और मैंने क्या दिखाया बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से इंटर कर और बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इसका एरिया बाबू क्या हो गया, ज्यादा है, एस ले लेते हैं, ठीक। और मुझे इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बाबू लिया गया, ये है आपका, और ये निकल रहा है ऊपर की तरफ। तो सर इससे गुजरने वाला हम कैसे निकालेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कुछ नहीं, अभी आपने क्या सीखा है कि छोटे से एरिया से निकालने वाला फ्लक्स आपको मालूम है कि नहीं है, हाँ सर मालूम है, क्या आपको सर बताए हैं आपने हमें कि छोटे से एरिया से अगर फ्लक्स आपको निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाँ यही तो बोला है हमने, दूसरा कुछ बोला नहीं। तो सर हो गया, छोटा से निकाल ले, तब बड़का निकालना है ना हमको, कुछ नहीं करना बाबू, छोटे से एरिया को निकालने के बाद इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, पढ़े तो हैं इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, फाई हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, मतलब कुछ नहीं, ई डॉट ds का इंटीग्रेशन करेंगे, ई डॉट ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको फ्लक्स मिल जाएगा, और जो फ्लक्स मिलेगा इस पूरे एरिया से गुजरता हुआ क्या होगा, फ्लक्स मिलेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या कहता है कि भाई छोटे से सेगमेंट का आप कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सभी छोटे सेगमेंट को ऐड करके बड़ा सेगमेंट बना देंगे, ठीक है ना।
सिंपल सा बात है, अगर इस बड़े क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो कुछ नहीं करना भाई, ई डॉट ds का इंटीग्रेशन कर देंगे सीधे, ठीक है ना। तो क्या निकल जाएगा, इस पूरे क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, बोलो ना। नहीं सर। बाबू मान लीजिए कोई रीजन है आपका और इसका एरिया फिक्स कर दिया है कि एस है, वैरी नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फिक्स कर दिया है, ये भी वैरी नहीं कर रहा है। और देखिए बीच का एंगल थीटा दे दिया है, बोला कि इसका फ्लक्स निकालिए। तो बाबू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका फ्लक्स निकालना हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, डायरेक्ट ई डॉट एस से भी क्या होगा, निकल जाएगा। ये हम कब बनाते हैं इसको, जब हम एरिया के बारे में कंफर्मेशन हमको नहीं मिलता है, जहां एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल कंफर्म नहीं होता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं। अगर हमें कंफर्म है कि सर ई इतना है, इधर की तरफ है, एस इतना है, इधर की तरफ है, बीच का एंगल कंफर्म, ई और एस कंफर्म, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इससे फ्लक्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये जो भी पढ़ेंगे आप, जो भी बोर्ड पर देख रहे हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। हाँ एक बात आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप अब हमसे बात करेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आप ही सोचो ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, स्केलर की वेक्टर। तो कहेंगे, हम तो कहेंगे बाबू डायरेक्ट स्केलर। कहोगे क्यों सर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, नहीं हमेशा अदिश होता है, जबकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश होता है। यहां डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, इससे जो मिलेगा क्या मिलेगा, ये अदिश मिलेगा, स्केलर मिलेगा, कोई दिक्कत। चलिए बढ़िया है। कहेगा सर इसका ऐसा यूनिट बता दीजिए ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट बता दीजिए। तो बताना कौन बड़ा अच्छा है जी, इसमें फ्लक्स में क्या ई डॉट एस है, ई क्या है भाई, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट। और एरिया का क्या होता है बोलो तुम भी, मीटर स्क्वायर। तो चलो मीटर स्क्वायर लगाओ, इसमें क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए ना, बस ये कौन बड़ी बात है भाई। देखो तो इधर, इससे यूनिट से तुम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। न्यूटन है तो न्यूटन है तो क्या होगा भाई, फोर्स है ना, mlt का पावर -2। हाँ जी, मीटर स्क्वायर, मीटर किसका होता है, लेंथ का, तो मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर डिवाइड बाई कुलम्ब। कुलम्ब किसका होता है भैया, चार्ज का। चार्ज का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, IT। अब इसको अरेंज कर लीजिए खाली, आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा बच्चों, m एल स्क्वायर, और एल है तो क्या होगा एल क्यू, टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी का पावर -3, आई ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आई का पावर -1। जाइए क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, ml3 टी का पावर -3 आई का पावर -1। क्या हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो सर खूब बतिया है आप भी। देखो बाबू वही है, बड़ा एरिया ले लिए, बड़ा सा क्षेत्रफल ले लिए, उससे हमको फ्लक्स निकालना है, तो छोटे से निकाल दिए, फिर इंटीग्रेशन करके बड़े से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे हम आसानी से। लिख दिया गया ई एंड एस बोथ आर कांस्टेंट, अगर दोनों कांस्टेंट हो जाए तो देन आप डायरेक्ट ई और एस का डॉट प्रोडक्ट ले क्या कर सकते हैं, इस बड़े एरिया से आप फ्लक्स गुजरता हुआ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चले आगे, ये सब चले आगे बाबू। ओके जी सर, चलते हैं बच्चों। देखिए तो क्या क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी हैविंग ऐसा न्यूटन मीटर कूलम। कहिएगा सर क्या बोल रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है भाषा आपका। देखिएगा खांसी हो गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले, आपको कहोगे जी जी बाबू ये क्या है, जूल मीटर पर कूलम, आप तो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। बाबू आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप बर्दाश्त कीजिएगा। हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम मीटर। इससे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर जो होता है ना बाबू, थोड़ा वेट करिए, अगले चैप्टर में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगले क्लास में पढ़ाएंगे, अगले मतलब चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो न्यूटन मीटर जो होता है जूल होता है, समझे, ये जूल यहाँ मीटर और नीचे बच गया कूलम, तो जूल मीटर पर कूलम हो जाएगा, समझे। और आगे मैं आपको फिर लेके पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा बाबू
कि न्यूटन मीटर पर कूलम जो होता है ना, ये वोल्ट होता है और ये मीटर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगले चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल होता है, और न्यूटन मीटर क्या होता है बाबू, पर कूलम जो होता है ये क्या हो जाता है आपका, वोल्ट हो जाता है। तो यहां से वोल्ट मीटर हो जाएगा और यहां से क्या होगा, जूल मीटर पर कूलम हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए, मेरा भी विश्वास कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायमेंशन फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया है, ml³ t का पावर -3 i का पावर -1, उसका हिंदी नीचे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिटेड फ्रॉम दैट सरफेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेटेड, यानी जिस एरिया से गुजरता हुआ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस एरिया से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा फ्लक्स निकलेगा उतना ज्यादा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपको मैंने वहां बोला भी था और यहां मेंशन भी कर दिया, हिंदी उसका नीचे है बच्चा, बार बार नहीं बोलना चाहिए मुझे। आइए देखते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है ना, फॉर्मूला क्या है हमारा, बड़े से रीजन से निकालना हो तो कहोगे सर ये तो बताया है आप। जी बच्चा मैंने तो बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देन आफ्टर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करिएगा बच्चा, तो दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप जानते होंगे बाबू कि जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना बाबू, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा सर, ए बी कॉस थीटा, आपको मालूम नहीं है क्या? हाँ सर मालूम है। इसमें ए क्या है सर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण है, बी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण है, और थीटा क्या है बच्चों, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है ना? तो थीटा यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बीच के यहाँ थीटा क्या है बाबू, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है। क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आप तभी बता सकते हैं जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन आपको कंफर्म हो, कंफर्म नहीं हो तो बीच का एंगल आप बता नहीं सकते। तो बाबू उसी क्रम में मुझे अगर चाहिए उनके बीच का एंगल, जैसे क्यों चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो ई और डीएस का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, ई डीएस कॉस थीटा होगा ना, तो ई होगा इसका मैग्नीट्यूड, डीएस होगा इसका मैग्नीट्यूड, थीटा क्या होगा, बीच का एंगल। अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो हमको ई और डीएस का डायरेक्शन पता होना चाहिए, और ई का डायरेक्शन बाबू हमें पता रहता है लगभग, डीएस का डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है कि डीएस का डायरेक्शन हम किधर ले। आप कंफ्यूज अब नहीं होंगे, पहले हो गए होंगे लेकिन आज के बाद नहीं होना, इस वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डीएस का डायरेक्शन ऑलवेज हम लोग किसी भी बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, किधर लेते हैं, डीएस का डायरेक्शन हम ऑलवेज किसी बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। ओके, हाँ सर ओके। और इसमें कुछ और कहिएगा, हाँ थोड़ा सा बात और कहेंगे कि बाबू कोई भी बॉडी दो तरह का हो सकता है, एक क्लोज्ड बॉडी हो सकता है, एक ओपन बॉडी हो सकता है। क्लोज्ड बॉडी मतलब वैसा बॉडी जिसके भीतर कुछ अगर रख दे, पानी रख दे, हवा रख दे, तो वो बाहर नहीं निकल पाए, हवा मतलब रख दे मतलब बंद कर दे, उसको पैक कर दे तो बाहर नहीं निकल पाए, तो क्लोज्ड होगा। जिसमें कोई चीज रखते हैं वो इधर उधर करेंगे गिर जाए तो क्या हो जाएगा, ओपन। सबसे सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। अगर एक गेंद लेते हैं कचकड़े का, कचकड़ा का गेंद लेते हैं तो क्या है हमारे लिए, आपका क्लोज है, मैं काट दूं गेंद को थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, ओपन बन जाएगा, ठीक है ना। दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। जब भी सरफेस आपका क्लोज होगा उस समय डीएस का डायरेक्शन सरफेस पे के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ही होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर सरफेस क्लोज होगा तो डीएस का डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन बाहर की तरफ होगा, उस बॉडी के बाहर की तरफ। जैसे देखिएगा एक बॉडी मैंने लिया है, डीएस में यहां कट करूं, परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भीतर भी हो सकता है, इसको भी परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको भी कहेंगे। तो इसमें से लेंगे कौन, इसको लेंगे कि इसको लेंगे, वो बाहर वाले को लेंगे। बोला है मैंने क्लोज सरफेस होगा तो बाहर लेंगे, सरफेस बाबू क्लोज है ध्यान रखिएगा, ये भी सरफेस क्लोज है तो यहाँ डीएस काटेंगे तो बाहर लेंगे, बीच यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहां मैं काटूंगा तो ये भी सरफेस क्लोज है, अंदर लेके बाहर, अंदर भी हो सकता है बाहर भी, लेकिन क्लोज होने पर बाहर लेंगे 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। यहां देखिए मैंने ये बॉडी ले लिया है, डीएस में यहां अगर काटूं सर आप बाहर लेंगे कि भीतर, परपेंडिकुलर तो लेंगे कंफर्म है, बाहर के भीतर, क्लोज है तो बाहर, बाहर 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 जहां भी लेंगे बाहर 90 डिग्री एंगल पे। अगर ओपन होगा बच्चों लिख दिया गया, सब मेंशन है, सब मेंशन है,
अगर बाबू ओपन होगा तो ओपन होगा ना, तो डीएस का डायरेक्शन हम उस ओर लेंगे जिस ओर लेने से वह ई जो होगा ना हमारा उसके साथ एक्विट एंगल बनाए, उसके साथ न्यून कोण बनाए, यानी ई का डायरेक्शन आपको कंफर्म रहेगा। डीएस का डायरेक्शन में सखा आएगा, तो सर डीएस का डायरेक्शन किधर ले, ओपन के केस में उधर लेंगे, जिधर लेने से क्या होगा, एक्विट एंगल बनेगा ई और डीएस के बीच में, ठीक है ना। एक्विट मतलब न्यून कोण 90 से छोटा बनेगा, ठीक है, उसे उधर लेंगे, ई और डीएस के बीच जहां एंगल 90 से छोटा बनेगा उधर लेंगे, 90 से ज्यादा बनेगा उधर हम नहीं लेंगे। जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक इधर ले लिया, डीएस मैंने काटा, एक डीएस का इधर ले लिया, बाहर की तरफ लिया तो इधर हो गया, अंदर की तरफ लिया तो डीएस इधर हो गया। मैंने देखा कि इनके बीच का एंगल यहाँ थीटा था, जबकि ये एंगल क्या था 180 डिग्री में थीटा, क्योंकि एक बाहर एक भीतर करेंगे तो ऐसा ही कुछ केस बनेगा। अब वो ये जो थीटा है हमने देखा कि 90 से छोटा था, तो हमने कहा कि ये वाला क्या होगा, सही होगा, और ये देखा हमको क्या देखा कि 90 से ज्यादा है, तो मैंने इसको क्या किया कि इसको हम नहीं लेंगे, उधर लेंगे जिधर वो ई के साथ क्या करेगा 90 से छोटा एंगल बनाएगा, ज्यादा बनाएगा तो हम उधर वाला नहीं लेंगे, उधर लेंगे जहां से छोटा बनाएगा। अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम आपको याद दिलाएंगे, ठीक है बच्चों, यही बात है। चलिए जी, और क्या पढ़ाइएगा सर, थोड़ा सा और कुछ पढ़ाएंगे बच्चों, आए नहीं पढ़ाएंगे, देखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या एग्जाम्पल सर लीजिएगा, तो उधर मत देखिए, इधर देखिए बाबू, एक एस्फेयर है, समझे, इसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, चार्ज, और इस स्फीयर का रेडियस हमने ले लिया r, ठीक है बच्चों। मेरे को कहा गया कि इस स्फीयर से इसके सेंटर पे चार्ज क्यों रखा गया है, उससे गुजरने वाला क्या करो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। चूंकि स्फीयर है, सरफेस बड़ा है, एक्सटेंडेड एरिया है, तो फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बाबू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, डायरेक्ट, ठीक है। तो कहोगे सर ठीक है फ्लक्स निकालिए, तो आप कुछ नहीं करना है बच्चों, तो मैं एक टुकड़ा काटूंगा, डीएस तो मुझे चाहिए, टुकड़ा काटूंगा, तो डीएस का डायरेक्शन किधर लेंगे, तो सर स्फीयर बोले हैं, तो स्फीयर कैसा, क्लोज की ओपन, सर क्लोज होता है तो बाहर ले लीजिए, और 90 डिग्री पे, तो चलिए भाई ले लिए बाहर, और 90 डिग्री पे ले लिया हमने। तो जिस रीजन से आपको फ्लक्स निकालना है, तो छोटा रीजन से पहले निकाल रहा है ना, उस रीजन में पता करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, जो कि ये पॉजिटिव है, और यहां हमको पता करना है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन चाहिए। तब बताए थे ना बाबू, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होता है, चार्ज से दूर की तरफ होता है। या ऐसे भी सोचिए ना, ये पॉजिटिव है और जहां हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, एकांक धनात्मक आवेश के द्वारा जो बल अनुभव किया जाता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो बाबू यहां भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव को धक्का देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपका इधर ही आएगा, इधर ही आएगा। तो बताइए सर, ये पता कर लिए तो क्या आपको फायदा हुआ, फायदा हुआ ना बच्चों, मैं दिखा रहा हूं आपको। अब चलिए, तो ई डॉट ds क्या हो जाएगा, तड़ाक से बोलेंगे सर, ई डॉट ds, ई ds cos थीटा होगा। थीटा मैंने कितना ले लिया, 0 डिग्री, कहोगे सर कहां से, भैया ई क्या है, इसका मान है, ds क्या है, इसका मान है, थीटा इनके बीच का एंगल है, तो ई और ds देखो तो किधर है, दोनों का दोनों एक ही ओर है। दो वेक्टर अगर एक ही ओर होगा तो उनके बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, बोलो 0 डिग्री सर, ठीक बट लिखो 0 डिग्री, चलो ठीक बा। अब ई तो ई का मान है, अभी यहां पर इसके कारण क्या होगा, ई का मान, चलिए आर है तो ये भी आर होगा। और आप जानते हैं ना, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए जाके पीछे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या बाबू, आर स्क्वायर मैंने बताया था, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा क्यू है, और यहां से यहां चाहिए तो बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा, ds, cos 0 का मान 1, खत्म कीजिए इसको। इंटीग्रेशन का नियम कहता है बच्चों, इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, तो इंटीग्रेशन का नियम कहता है कांस्टेंट को बाहर निकालो, चलो निकाल देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू क्या है बाबू, हमारा कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो बाबू कांस्टेंट है, आर भी हमारा कांस्टेंट है, सबको बाहर निकाल दे, बच गया के अंदर बाबू ds। क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज रखा गया, थोड़ी अपने आप बदल जाएगा, 2 कूलम से 10 कूलम हो जाएगा, फिक्स है, कांस्टेंटों को बाहर निकाल लेंगे। स्फीयर का साइज तो चेंज हो नहीं रहा है, स्फीयर का साइज जब चेंज नहीं हो रहा है तो भाई क्या होगा, उसका रेडियस फिक्स होगा, तो आर को भी मैंने बाहर निकाल दिया, बच गया ds, ds को छोड़ दीजिए, बचा क्या,
तो 1/4πε0 Q बट्टा आर स्क्वायर। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बाबू ds का इंटीग्रेशन s होगा। वो s होगा क्या? s, ये जो स्फीयर लिए है उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्योंकि छोटा छोटा ds अगर काटते हैं तो इंटीग्रेशन क्या करता है, उनको जोड़ देता है, समझे, और s बनाता है। तो इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा बाबू? s हो जाएगा। और s यहां हम ले लेते हैं, और पूरा s जब लेंगे बाबू क्या फायदा होगा, आइए दिखाते हैं इधर आपको। प्यारे बच्चों 1/4πε0 Q बट्टा आर स्क्वायर और s की वैल्यू, तो बाबू स्फीयर का सरफेस एरिया है s, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। क्या होता है? हो ना 4πr स्क्वायर। ओ सर 4πr, ठीक बात। आर स्क्वायर सर काटो, 4π से 4π काटो, क्या बचा? Q बट्टा ε0। यानी टोटल यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकला वो कितना निकला? Q बट्टा ε0। कितना निकला बाबू यहां पे? Q बट्टा ε0। तो बाबू मैंने क्या किया है, एक क्लोज सरफेस लिया, उसके अंदर चार्ज Q रख दिया, तो पता चला उससे क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? Q बट्टा ε0 है। मैंने फिर क्या किया ना, इसके अंदर कैपिटल Q रखा था, स्मॉल Q रख दिया। कैपिटल Q के जगह पर हमने स्फीयर के अंदर कैपिटल Q की जगह पर स्मॉल Q रख लिया, और फ्लक्स देखा कितना निकलता। तो देखा हमने उससे फ्लक्स कितना निकल रहा था? Q बट्टा ε0 निकल रहा है। कहोगे सर पहले कैपिटल Q था, कैपिटल Q ε0 था, अब तो स्मॉल Q ε0 हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने भी नहीं, गॉस साहब ने, ठीक है ना, फिर क्या किया, उन्होंने एक Q रख दिया, अंदर में एक और चार्ज रख दिया Q1, और देखा कि इससे फ्लक्स कितना निकल रहा है, अंदर में है तो कितना निकल रहा है। उन्होंने पाया कि फ्लक्स निकल रहा है Q1 प्लस Q बट्टा ε0। अरे ये क्या हो गया, इतना पाया, निकाल के देखेंगे बाबू तो फ्लक्स इतना निकला। फिर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक माइनस Q3 रख दिया, Q3 नहीं तो Q2 रख लेते, 1 रखे तो Q2 रख लेते। तो देखा कि इससे फ्लक्स कितना गुजर रहा है, तो पाया कि Q1 प्लस Q प्लस माइनस Q2 इज बट्टा ε0। यानी उन्होंने पाया कि स्फीयर ही नहीं लिया, अलग अलग क्लोज सरफेस लिया, और उन्होंने पाया कि अंदर में अगर चार्ज है तो उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है उस क्लोज सरफेस से होकर के, उस बंद परिपथ से होकर के, तो उन्होंने पाया कि उस बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है, वह उसके अंदर बंद चार्ज और ε0 के रेशियो के बराबर होता है। क्या बोल दिया भाई? उन्होंने अलग अलग क्लोज सरफेस लिया, अंदर में चार्ज बदल के देखा, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा था उसका आकलन किया। तो उन्होंने पाया कि उस क्लोज सरफेस से, उस बंद सतह से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वह उसके अंदर जितना बंद चार्ज था और ε0 के रेशियो के वो बराबर था। यानी बंद चार्ज जितना भी अंदर में बंद चार्ज था, Q इन मतलब इनक्लोज्ड यानी इनसाइड, उसके अंदर बंद चार्ज, जो बंद सरफेस लेते उसके अंदर बंद चार्ज जो भी था, और ε0 का रेशियो के बराबर उसका मान निकल रहा था। उन्होंने कहा, दिमाग खटका, अरे कोई भी क्लोज सरफेस ले रहा है, उससे गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो उसके अंदर बंद चार्ज और ε0 का रेशियो है। तो सब में देखा वही पाया, तो उन्होंने एक बात कह दी कि किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर बंद चार्ज और ε0 के रेशियो के बराबर होता है। और वही कथन उनका क्या कहलाया? गॉस थ्योरम कहलाया, गॉस प्रमेय कहलाया, और यही है गॉस थ्योरम, खत्म। तो उसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना, Q इन इंटू 1/ε0 करेंगे तो आ जाएगा Q इनक्लोज्ड बाई ε0। गॉस थ्योरम खत्म। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है सर? बोल दिया मैंने, यहां पे सुना नहीं? सुना? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड 1/ε0। यानी किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर बंद आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यही क्या है बाबू आपका गॉस थ्योरम है। यानी किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर बंद आवेश और ε0 के अनुपात के बराबर होता है। ये गॉस साहब ने हर एक केस में देखा और उन्होंने कथन कह दिया, वही क्या कहलाया बाबू? गॉस थ्योरम कहलाया, गॉस प्रमेय कहलाया, गॉस थ्योरम खत्म। आप देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा वही किया बाबू। देखिए जो मैंने आपको भी बताया उधर सा कोना में ना,
सारा उसको हूबहू मैंने क्या किया, निकाल दिया। अंदर में चार्ज रखा था, काट कूट के साफ साफ लिख दिया मैंने, गांज गुज किया था, साफ साफ लिख दिया। लीजिए ना, आपके सामने आ गया गॉस थ्योरम। ठीक है बाबू। खांसी है ना, झाड़ा का समय चल रहा है बच्चा, समझ रहे होंगे आप। सर को खांसी हो सकती है ना, जो भी कहिए जो भी कहिए। गॉस थ्योरम, द अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड 1 बाई एप्सिलॉन। यानी किसी बंद सतह से गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर बंद आवेश और 1 बाई एप्सिलॉन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds जो होता है वो q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। और यही आपका क्या है बाबू, गॉस थ्योरम है। यहां गोल घेरा लगा देते हैं, पता है क्यों, कि हम इंटीग्रेशन किए हैं ना, तो निकाले हैं इंटीग्रेशन कहां से, क्लोज सरफेस से गुजरता हुआ। यानी हमने यहां जो फ्लक्स निकाला है क्लोज सरफेस से गुजरता हुआ निकाला है। यहां पे गोल करने का मतलब है क्लोज सरफेस, बंद सतह। ठीक है ना, बंद सतह से गुजरने वाला हमने फ्लक्स निकाला है। वो फंस कितना होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्या होता है, एप्सिलॉन के बराबर होता है। हिंदी देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, ई डॉट ds फलाना के बराबर, कोई दिक्कत। यहाँ जो ई है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल गिवन चार्जेस, जो भी चार्ज देखिएगा बाबू, हमने एक सरफेस लिया है, देखिए ना यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया है। एक लिया इसमें चार्ज Q1 Q2 Q3 लिया, अंदर बाहर में क्या किया हमने Q4 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका निकल के आएगा वो सभी चार्ज के कारण निकल के आएगा, उसमें सभी का प्रभाव होगा, चाहे वो चार्ज अंदर में हो चाहे वो चार्ज बाहर में हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से निकालेंगे ना फॉर्मूला से, उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फलाना फलाना फलाना। देखिएगा ये थोड़ा कंफ्यूजन जनता, यहाँ कैपिटल हमने स्मॉल लिया, यहाँ भी क्या होगा, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 कैपिटल Q3 कैपिटल Q4, कोई दिक्कत। Q इनक्लोज, टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस। यहाँ जो Q इनक्लोज्ड में हम फॉर्मूला में जो यूज करेंगे वही चार्ज लेंगे जो अंदर में होगा, बाहर वाले से मतलब हमको नहीं रहेगा, भले ई सभी कारण होगा, लेकिन हम यहाँ जो फॉर्मूला में Q इनक्लोज लेंगे उसी को लेंगे जो क्या होगा, अंदर में होगा, बाहर में नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, यहां भी गड़बड़ हुआ है जनता, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 और कैपिटल Q3। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है जनता। अब इसको तुम देखोगे तो भैया सब दुनिया देख लिए तुम, भागो। ds क्या होगा, एलिमेंटल एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, जो बंद सतह होगा उसका छोटा सा क्या होगा, टुकड़ा होगा ds। इसमें तो ds आपको पता चल गया, छोटा सा टुकड़ा होगा। ये क्या है भैया, टोटल चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। चार्ज इनक्लोज्ड जो बंद होगा अंदर में वही लेंगे। और एप्सिलॉन के बारे में आप जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 क्या कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन में स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये सब कुछ आपको मालूम है। अब चलिए ना धड़ाधड़ हम आगे बना दे, कुछ चीजों को बना दे आपके लिए। चलिए बनाइए सर। तो गॉस थ्योरम आपका खत्म। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम को गॉस थ्योरम बच्चों खत्म हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का यूज करके कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए कहता है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता भी है, समझे। तो कुछ मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे, जो शेष बच जाएगा मैं अगले वीडियो में, जो केवल क्वेश्चन पे ही बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, उस पे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, जितना हो पाता है मैं करता हूं बच्चों, ठीक है ना आपके लिए। चलिए, गॉस थ्योरम आपका थ्योरेटिकली खत्म। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या देख लिए आप, कुछ देखे नहीं जनता, अभी दिखना भी नहीं ढेर आपको। चलिए एक चीज मैं दिखाता हूं पहले। एप्लीकेशन क्या है जनता, कहता है कि एक चार्ज है, ठीक है ना, उसके कारण कोई पॉइंट आपको नोट करवा दिया, पॉइंट P। उसके कारण क्या करो, पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। किसका इस्तेमाल करके, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके, गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करके। कहोगे सर गॉस प्रमेय का क्यों इस्तेमाल करो, डायरेक्ट पूछिए नाम से बताते हैं, क्या बताओगे। कहोगे हाँ सर डायरेक्ट हो जाएगा, पता है इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q/R²। हम पहले से जानते हैं सर,
बात सही कह रहे हो बच्चा, लेकिन कह रहे नहीं, डायरेक्ट मत बताओ, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके बताओ। तो अच्छा, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर, तो बनाइए सर, बना देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके बना दे क्या? चलो बनाते हैं। देखिएगा, किसी भी चार्ज और चार्जेज के कारण, अकेले चार्ज हो ग्रुप ऑफ चार्जेज हो, उन सब के कारण कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसके लिए रामबाण इलाज है आज के बाद से, गॉस थ्योरम लगा दीजिए, सब कुछ निकाल कर अकेले फेंक के रख देगा। समझ में जनता कैसे करते हैं भाई, उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कहता है क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर कहेगा, जिस चार्ज के कारण जिस पॉइंट पर कहेगा, उस पॉइंट से गुजरता हुआ आपको एक क्लोज सरफेस का फॉर्मेशन करना होगा। यानी किसी चार्ज के कारण किसी बिंदु पर कहेगा क्या करो, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, सॉरी, किसी बिंदु पर क्या कहेगा आपको, किसी चार्ज के कारण किसी बिंदु पर कहेगा बच्चों आपको कि वहां पर, किसी चार्ज के कारण किसी बिंदु पर कहेगा बच्चों कि वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। कुछ नहीं करना, जिस बिंदु पर कहेगा निकालने के लिए, उस बिंदु से गुजरता हुआ एक बंद सतह का निर्माण आप कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद सतह यानी क्लोज सरफेस का निर्माण कर देंगे। तो सर क्लोज सरफेस तो बहुत सारा हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है यानी गोला हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, शंकु हो सकता है यानी कौन हो सकता है। तो क्या बनाएंगे सर हम क्लोज सरफेस? तो बाबू इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। क्लोज सरफेस आप दो ही बनाएंगे। अब कहोगे सर आपको कैसे मालूम है? तो हम बता रहे, विश्वास करिए, समझे, प्रैक्टिस के बाद ये सारे कुछ आती है। क्लोज सरफेस आप दो ही बना सकते हैं, एक या तो एस्फेरिकल बनाएंगे या तो सिलिंड्रिकल बनाएंगे। तीसरा चौथा के बारे में सोचना बंद कर दीजिएगा, सोचिएगा तो क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं बनेगा आपसे। दो ही तरह का क्लोज सरफेस बनाएंगे, या तो आप एस्फेरिकल बनाएंगे या तो सिलिंड्रिकल बनाएंगे। सर एस्फेरिकल कब बनाएंगे, सिलिंड्रिकल कब बनाएंगे, ये भी बता दीजिए। एस्फेरिकल हम तब बनाएंगे जब चार्ज या तो एस्फेयर होगा या तो एस्फेयर जैसा होगा, या तो चार्ज स्फीयर होगा या तो स्फीयर जैसा होगा। उस केस में हम क्लोज सरफेस जो बनाएंगे, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बनाएंगे, काल्पनिक बंद सतह बनाएंगे, जो कि क्या होगा, गोलाकार होगा। अदरवाइज अगर आपका चार्ज स्फेरिकल ना हो या स्फेरिकल जैसा ना हो, गोला ना हो या गोला जैसा ना हो, तो आप क्या बनाएंगे, सिलिंड्रिकल बना देंगे। आंख मूंद के, समझ में आ रहा ना? आइए पार्टी शुरू करते हैं। तो सर इस चार्ज को किस कैटेगरी में रखिएगा? तो पॉइंट चार्ज है बच्चा, पॉइंट को बड़ा कीजिए तो क्या हो जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, गोला बन जाएगा। यहाँ पे क्लोज सरफेस कैसा बनाएंगे, गोला। कैसा होगा वो, रियल की काल्पनिक, काल्पनिक बनाएंगे, एक काल्पनिक बंद सतह बनाएंगे। तो इससे गुजरता हुआ एक काल्पनिक बंद सतह बनाता हूं। आप गोल मत इंतजार कीजिए सर गोला हुआ कि नहीं हुआ, ये गोला मैंने बनाया है, ठीक है ना, काल्पनिक, ये रियल में कोई ऐसा होता नहीं है। उस बिंदु से गुजरता हुआ मैंने बना दिया, ठीक है ना। और जो हम लोग बनाते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं बच्चों, गॉसियन सरफेस, यानी गॉस का सतह कहते हैं, ठीक है जनता। और बस ये बन गया। अब क्या करेंगे बाबू, यहीं पर निकालना था ना हमें, यहां पर हम एक टुकड़ा काटेंगे। क्यों? क्योंकि गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे ना, बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। क्या कहता है, ई डॉट डी एस का जो इंटीग्रेशन होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। होगा, अच्छी बात है सर। तो डीएस काटेंगे ना, तो वहीं पे काटेंगे जहां निकालना है तुम्हें। डीएस का एक्शन किधर होगा, क्लोज सरफेस है ना, किधर होगा, बाहर की भीतर, बाहर होगा सर। कितना, 90 डिग्री पे, हाँ जी 90 डिग्री पे, अच्छी बात है सर। तो अब ई चाहिए ना, यहाँ पे जहां निकालना है वहीं पर ई चाहिए, उसी में चाहिए ना ई एरिया में। यहाँ से प्लस है, प्लस को धक्का देगा तो क्या होगा, ई इधर हो जाएगा। अच्छी बात है सर। इस बीच का एंगल हम बता दें कितना होगा, बताइएगा आप, क्या 0 डिग्री। हो गया, कहानी खत्म। बनाइए ना इसको, आप हटाइए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए। ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस का बस 0 डिग्री सर, हो गया। अब क्या कह रहे हैं आगे, जो मैंने कर दिया, बंद सतह बनाइए, उसके बाद गॉस थ्योरम लगाइए, ई डॉट डी एस के बीच का एंगल पता चल गया आपको। अब मस्ती कीजिए, क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड, यानी जो सरफेस आपने बनाया है ना, उसके अंदर बंद सतह आपने यही बनाया है ना, और बंद सतह के भीतर जो चार्ज होता है वही गॉस थ्योरम कहता है कि वो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर बंद चार्ज कितना है जनता, जो मैंने बनाया है अभी, उसके अंदर सर यही चार्ज रहेगा जो बंद रहेगा, यही तो था पहले से, तो यही रहेगा सर। क्यू रख लीजिए ना, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए, जो है सो है। चलिए अच्छी बात है। तो बच्चा हमको निकालना किसको है, ई को ना, ई को बाहर कर लीजिए, उसी को तो निकालना है। ई को बाहर कर लीजिए, अंदर में क्या बचेगा, डीएस, cos 0 का मान हो जाएगा 1, cos 0 का मान होगा 1, कहानी खत्म। और यहां से क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से बाबू ई का ई, डीएस का इंटीग्रेशन कहो ना, क्या होगा, एस का होना क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई का ई, एस का हो जाएगा भाई, ई का ई, एस क्या हो जाएगा,
एस क्या हो जाएगा बाबू, ये एस किसका एरिया हो गया जनता हमारा, ये जो बनाए हैं उसका एरिया हो जाएगा, और उसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हमने, ये आर था जनता, ये रेडियस क्या हो जाएगा इसका आर हो जाएगा। देन आफ्टर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जी सर, ई बराबर देखो तो क्या हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। इसको चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू बट्टा आर स्क्वायर सर लिख सकते हैं। देखिए तो बाबू ये आ गया, पहले से आप जानते थे, वो आ गया, देखो कौन आ गया, जो आप पहले से जानते थे। हमने गॉस थ्योरम का इस्तेमाल क्या करिए बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल दिया, इस पॉइंट पे बोल रहा था, पहले से भी जानते थे और इसको निकाल भी दिया, वेरीफाई कर लीजिए, सही है ना गॉस थ्योरम। सर हाँ मजा आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है बाबू, बाय बाय टाटा। क्या निकाल दिया बाबू हमने, वो सर ये निकाल दिया, इसके पहले तो जनता थोड़ा सा अंडर मिस्टेक हुआ है, ये जो अभी बोर्ड पे आपको दिख रहा है ना ये कुछ और है, और जो मैं निकाला ये कुछ और है, ठीक है ना, इसको भी मैं बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना समझ गए ना कि अगर निकालना हो तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है जनता। मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, ये बाद में बताना था मुझे, इसके पहले मैंने बाद में मुझे बताना था, मैंने इससे बताना चाहिए था मुझे, उसके बाद इसको देखिए क्या दिक्कत है, थोड़ा सा पहले जो आओ गलत, पहले हो गए तो हो गए, बाद दही करी भाई, खत्म बाजार बटे, चलो आगे देख लिया बच्चा। इसमें क्या है जनता, इसमें भी अब कुछ नहीं रहा आपके लिए, कुछ बचा ही नहीं कि हम आपको दिखाएं बच्चा। देखिए ना, देखिए फोटो कितना सुंदर बन रहा है जी, अब इसमें क्या किया ना, प्रूफ गॉस थ्योरम फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्रिक सरफेस, गोलाकार सममित सतहों के लिए गॉस प्रमेय का प्रमाण, गॉस प्रमेय सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध कर देते हैं, क्वेश्चन बोलता है सिद्ध करने के लिए, और आगे मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन भी ला दूंगा आपके लिए बच्चा, जैसे सिस्टमेटिक से पूछा होगा उसको हम प्रूफ किए रहेंगे, और यही एक तरीका मैं अपनाऊंगा, वहां भी देख लीजिए। आप जानते हो गॉस थ्योरम इतना होता है ना। चलो एलएचएस उठा लेते हैं, एलएचएस ये है बराबर आरएचएस, प्रूफ कर देना हम लोगों को, बात खत्म। एक स्फीयर हमने ले लिया, चार्ज उसके सेंटर पे क्यू रख लिया, इसके पहले देखे भी थे इस आप, टुकड़ा हमने काटा, डीएस इधर हो गया, ई इधर हो गया इसके अंदर, और बीच का एंगल 0 डिग्री, कहानी खत्म। एलएचएस हमने उठा लिया, कौन बड़ा गुनाह कर दिया बाबू, जो मुझे बाद में करना चाहिए पहले कर लिया तो अच्छा ही कर दिया, ये आपको और आसानी समझ में आ जाएगा, देखिएगा। तो ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस 0 डिग्री, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज्ड बाई आर स्क्वायर, यानी ई का मान इसके कारण यहाँ ई कितना होगा पता है ना आपको पहले से, तो वाला इस्तेमाल करेंगे, प्रूफ करना ना, यहाँ पे हमें ई नहीं निकालना बल्कि प्रूफ करना है गॉस थ्योरम। ई का मान हमें मालूम है, पहले जो मानते थे वही मालूम है हमको, रख दिया हमने 1/4 क्यू बट्टा आर स्क्वायर, तो क्यू यहाँ पे कौन है अंदर में बंद है वो है, तो क्यू इनक्लोज बाई आर स्क्वायर लिख दिया हमने, डीएस का डीएस हो गया, cos 0 का मान 1 हो गया, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट को बाहर निकालो, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बट्टा आर स्क्वायर में बाहर निकाल दिया, डीएस अंदर बच गया, फलानवा डीएस का एस हो जाएगा, फलानवा एस का मान क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से 8 क्या हो गया क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। सर इसके पहले क्वेश्चन बनाया था वैसा ही था ना, हाँ हो गई, तो यहां से क्या हो गया, ये आरएचएस आ गया तुम्हारा, यानी प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ बाबू गॉस थ्योरम प्रूफ होगा तुम्हारा, क्या हो गया प्रूफ गॉस थ्योरम। अभी मैंने क्या तुम्हें बताया बाबू, कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया था, देखो ना, इतना जी नहीं करना है बे, हाँ ये बताया था ना, ये सेम निकल के आया था, तो मैंने यहाँ निकाल के दिखाया था, और वहां मैंने प्रूफ किया, जस्ट का अपोजिट कर दिया, परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन भी हम बना देंगे आपको आगे के लिए। इसमें मैंने क्या किया, गॉस थ्योरम आपको प्रूफ कर दिया है बच्चों, ये हो गया, कहेगा कि गॉस थ्योरम प्रूफ करो यही, और इसको क्वेश्चन में अगले क्लास में मेंशन भी करूंगा, ठीक है ना, अगले वीडियो में मेंशन भी करूंगा। तो कहेगा प्रूफ करने के लिए तो क्या करेंगे, माना कि गोला बनाया, उसके सर उसके सेंटर पे मैंने चार्ज क्यू लिया, उसका रेडियस आर लिया, जो चित्र में दिखाया गया है, हमें सिद्ध करना है कि इतना होता है, एलएचएस बराबर उठाएंगे, लाते लाते प्रूफ करेंगे और लिखेंगे यहाँ आरएचएस आ गया प्रूफ, यानी गॉस थ्योरम प्रूफ, 5 नंबर का नंबर आता है बाबू, कहता है गॉस थ्योरम को लिखो और उसको प्रूफ करो, लिख दो उसके बाद लिख दो प्रूफ, कहानी खत्म। अगर दिक्कत है आपको थोड़ा भी तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में तो पूरा क्वेश्चन में बना देंगे हम, ठीक है जनता। अब आइए, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अभी कुछ देर पहले बताया मैंने आपको, एक चार्ज के कारण एक पॉइंट पी पर जहां डिस्टेंस आर है उसमें गॉस थ्योरम क्या कीजिए आप, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या कीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो मैंने वही कहता बाय गॉस थ्योरम करते 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 प्रूफ कर दिया, जो मैंने प्रूफ किया था आपको आपके सामने आ गया, बना दिया मैंने इसको आपको ना। चलिए अब आगे चलते हैं वो अगला क्वेश्चन है आपका,
कि अप्लाइंग गॉस थ्योरम अप्लाइंग करना है हमको, केवल अप्लाइंग गॉस थ्योरम डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल के द्वारा हमें क्या करना है बच्चों, तो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, गॉस प्रमेय का उपयोग कर आवेशित खोखला गोला या गोलीय चालक के द्वारा उसके किसी बाहरी बिंदु, सतह पर उपस्थित बिंदु तथा आंतरिक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब क्या जनता, फलानवा ठिकानवा फलानवा ठिकानवा, देखिए ये है खेला। एक चार्ज बाबू स्फीयर है, ड्यू टू यूनिफॉर्म्ड चार्ज स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल एक सेल है, एक गोला है, खोखला गोला है, वो चार्ज्ड है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तब उसके लिए तीन सिचुएशन क्रिएट होता है। एक इसके कारण आप बाहर निकाल दीजिए, एक इसके कारण सरफेस पर निकाल दीजिए, इसके कारण एक अंदर निकाल दीजिए। कुछ नहीं है, चार्ज कैसा भी हो देखने में, कहेगा फलानवा के कारण फलानवा बिंदु पर निकालो तुम, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ नहीं करना। मैंने बताया है ना, कोई भी चार्ज दिया रहा है, जिस बिंदु पर क्या निकालने के लिए उस बिंदु से गुजरता है क्या करेंगे, क्लोज सरफेस बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, क्लोज सरफेस, बंद सतह। काल्पनिक बनाएंगे, हाँ काल्पनिक बनाएंगे, बना देंगे। सर कैसा बनाएंगे, गोलाकार की बेलनाकार, स्फेरिकल के सिलिंड्रिकल, तो गोला है ना ये, गोलाकार बनेगा। ऐसे बना दीजिए, एक बन जाएगा इसके लिए। यहां निकालने के लिए कहेगा तो यहां निकालने के लिए कहेगा तो ये बना दीजिए, यहां निकालने के लिए कहेगा तो यहां से बना दीजिए, बात खत्म। और जहां गोला बना, जहां आपका बंद सतह बना काल्पनिक, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। समझे, आइए मैं दिखा देता हूं, कहां टेंशन लेते हैं। तो हाँ, तो उसका सेंटर O है, हॉलो स्फीयर है, रेडियस R है, और चार्ज इस पे कितना जनता, स्मॉल q है। और चूंकि बाहर मुझे निकालना था, मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, इसमें मेंशन नहीं किया, पॉइंट मेंशन किया, बोला यहाँ पे निकालो। 3 सिचुएशन हो सकते हैं, बाहर, सतह पे और अंदर। हिंदी वाले में मेंशन कर दिया, तीनों जगह पे निकालना है मुझे। बाहर निकाला तो उससे गुजरते हुए क्लोज सरफेस मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, बोलो ना। हाँ सर बनाना पड़ेगा, अच्छी बात है, बनाइए। तो बना दिया हमने, हो गया, कहानी खत्म। और जो बनाया है उसका रेडियस क्या बाबू, हमने R ले लिया। चूंकि ds काटना पड़ेगा, एक सर पहले काट दी रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं हमको, ये कौन बात हुआ सर। देखिएगा, काटना पड़ेगा ही नहीं पड़ना पड़ेगा, बोलो ना। अरे बच्चा, बाई गॉस थ्योरम, हाँ सर, निकाल दीजिए बाहर के पॉइंट पे। आप क्या कहता है, E डॉट ds q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा, तो मुझे ये इसके कारण निकालना था यहाँ पे। तो एक बंद सतह बनाएंगे, बना लिया हमने। ये क्या होगा, हमारा गॉसियन सरफेस होगा, और यहाँ 3 को सरफेस बनेगा, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, एक अंदर के लिए। गॉसियन सरफेस को मैंने फर्स्ट कह दिया, पहला सतह, बंद सतह। तो बाबू हमको यहाँ E डॉट ds सॉल्व करना, तो ds काटना पड़ेगा, तो ds मैंने यहाँ काटा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब क्लोज सरफेस है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो बाहर हमने ले लिया। E क्या होगा यहाँ पे, ये चार्ज कारण E कहाँ होगा, तो E कारण यहाँ से सबको कारण निकालेंगे तो क्या होगा, E आपका इधर आएगा, और बीच का एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, E और ds के बीच का एंगल यहाँ भी 0 डिग्री आएगा। सर 0 डिग्री आएगा, तो हाँ आएगा, तो हम क्या करें, चलो सॉल्व कर लो। तो E डॉट ds हो गया पता, बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री है, चार्ज इनक्लोज। इसके अंदर जो हमने बनाया, इसके अंदर चार्ज कितना बंद होगा, तो स्मॉल q, यही ना चार्ज है भाई स्फीयर पे, और इसके अंदर में चार्ज यही ना है, और कोई एक्स्ट्रा है क्या, नहीं है, तो रख लीजिए ना, स्मॉल q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। तो E निकालना है, बाहर कर लीजिए, अंदर में क्या बच जाएगा, ds, अच्छी बात है, और q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, जैसे है वैसे लिखिए। E का E, ds का इंटीग्रेशन s q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह से बच्चा E का E, S क्या होगा बाबू, ये जो हमने बनाया है ना, इसका एरिया जो है, पहले से नहीं, जो हम बनाते हैं उसका एरिया लेते हैं, उसका एरिया कितना हो जाएगा बाबू, तो E का E 4 पाई r स्क्वायर, और Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ E का मान पता है कितना निकला बाबू, राइटिंग में मत देखिएगा, लो बता देना, बहुत गंदा राइटिंग है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बट्टा r स्क्वायर, यानी इसके कारण इस बिंदु पर, जिसका सेंटर से दूरी क्या है, स्मॉल r है, ये है ना r है, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर। वही फॉर्मूला आया ना जो पॉइंट चार्ज कारण इसके पहले आया था। पॉइंट चार्ज कारण जो आता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे
वही फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर के कारण उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। कहाँ के लिए? बाहर के लिए। कहाँ के लिए? बाहर के लिए। तो सर बड़ी बढ़िया बात, बस और बाहर निकाल दिए, क्या सतह पर निकालेगा क्या? निकालेंगे, कुछ जाएगा थोड़ी, चलिए निकाल देते, वो भी निकाल देते। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जनता। एट पॉइंट P आउटसाइड द सेल दूसरा हो गया। अब कहां चलते हैं बाबू? एट पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सरफेस के ऊपर ही बात होगा। चलिए सरफेस पर बात होगा तो काटेंगे टुकड़ा, काटेंगे 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 काटेंगे, देखेंगे बच्चा। तो उसी सरफेस पे लेना है हमें, तो भाई गॉस थ्योरम लिखते रहेंगे, आप हम उतना थोड़ी करेंगे भाई। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए E डॉट डी एस क्या हो जाएगा? E डी एस, तो बीच का एंगल चाहिए ना, तो यहाँ पे ds काट लीजिए, आपका ds बाहर होगा, क्लोज सरफेस है तो, और चार्ज है तो इसके कारण बाबू निकालेंगे ना तो E इधर भी इधर ही आता है, समझे? बीच का एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री। कहिएगा क्यों सर इतना बताएंगे, टाइम लग जाएगा, बर्दाश्त कीजिए लोग। अब क्या हो जाएगा? E ds cos 0 डिग्री। चार्ज इनक्लोज यानी इसके अंदर बंद चार्ज कितना, तो यही तो गोला है, खोखला गोला है, अंदर में चार्ज तो है नहीं, जो चार्ज इसमें होगा वही इसके अंदर कहलाएगा। क्योंकि मान लीजिए मेरे बॉडी के ऊपर चार्ज है, बॉडी में चार्ज है, तो मेरे कहेगा बॉडी के अंदर चार्ज कितना है, तो बॉडी के सरफेस पे जो चार्ज है वही चार्ज अंदर है ना गिनाएगा जनता, अंदर गिनाएगा, बाहर थोड़ी भाग जाएगा वो खुद के, ये चार्ज उसके अंदर ही है, ठीक है ना? स्मॉल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें निकालना है, ई को बाहर कर लीजिए, ds अंदर बच जाएगा। फिर राइटिंग का तो आप गजब कर दे रहे हैं दशा, क्या करेगा बच्चा, सब मजा नहीं ना मिलेगा। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई का ई, ds का क्या हो जाएगा? s क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ई का ई, s हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई कॉमन। यहाँ जो बाबू हम इसी सरफेस पे निकाले थे, यहाँ जो हम सरफेस बनाते हैं हाइपोथेटिकल काल्पनिक, तो सरफेस वही ना होता, अरे यही पॉइंट हुआ है ना, तो इससे गुजरता हुआ बनाएंगे तो यही ना सरफेस आपका क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस हो जाएगा। बनाएंगे तो यही क्या होगा हमारा? गॉसियन सरफेस। इसका एरिया लेंगे, गॉसियन सरफेस लीजिए तो चाहे पहले से था वो, दोनों सेम होगा, और वो क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर और क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से आपका जो ई आएगा, अब पता है सर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टा कैपिटल R स्क्वायर। कौन क्यू बट्टा बाबू? स्मॉल क्यू बट्टा कैपिटल R स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा? सरफेस पर कोई पॉइंट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा R स्क्वायर। क्या बदला? वहां स्मॉल r स्क्वायर था, यहाँ क्या कैपिटल है, क्योंकि स्मॉल था तो बाहर था, तो ये डिस्टेंस r था, अब ये सरफेस पर आ गया तो डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल r किसके बराबर होगा? इसके रेडियस के बराबर, यानी स्मॉल r क्या होगा? कैपिटल के बराबर होगा। इसलिए फॉर्मूला जो पहले था वही फॉर्मूला सेम आया है, बट यहाँ से डिस्टेंस पहले स्मॉल r था तो स्मॉल था, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या कैपिटल था, क्या होगा? कैपिटल आ गया, यानी फॉर्मूला दोनों का सेम हुआ। डिस्टेंस r था तो r, और यहाँ था तो कैपिटल R। ठीक है बच्चा, और क्या बचता है आपका? अंदर का पॉइंट। सर अंदर भी बताइए दीजिए ना। बताएंगे जनता, काहे नहीं बताएंगे, चलो। एट पॉइंट बी, कहां पे बाबू? पॉइंट बी पे। बी कहां है भाई? अंदर में पॉइंट है, तो अंदर से गुजरता है क्लोज सरफेस बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बना दिया हमने, और इसका रेडियस हमने क्या ले लिया? r डैश ले लिया। अच्छी बात है सर, सरफेस भी काट लिया हमने, डायरेक्शन बाहर ले लिया हमने, ले लिया, और ई भी का ले लिया? बाहर ले लिया। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो बाई गॉस थ्योरम अंदर के लिए, यहां पॉइंट के लिए, तो ई डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट ds के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। लेकिन हम मान लो कि ds का मालूम है, ई का नहीं मालूम है, मान लेते हैं बीच का एंगल क्या होगा? कुछ भी होगा, नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो बढ़िया है, नहीं मालूम तो वो यहाँ पे बढ़िया है। cos थीटा ले लीजिए। चार्ज इनक्लोज्ड, जो हमने बनाया है इसके अंदर बंद चार्ज, इसके अंदर बंद चार्ज क्या होगा? तो वो जो चार्ज था ये सरफेस पर है ना, अंदर में तो चार्ज है नहीं, जो बनाया इसके अंदर में चार्ज क्या होगा? अब आवाज का ठुल्लू, यानी 0 भाई एप्सिलॉन नॉट। ई निकालना है तो ई को बाहर कर लीजिए, अंदर में क्या बचेगा तुम्हारा? ds, तो ds थीटा कंफर्म नहीं है तो cos थीटा कंफर्म है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। और ये ई का ई, और इसको इधर क्या है? मल्टीप्लाइड में, इसको ले जाता डिवाइड होगा तो 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा? कुछ भी रख दो यहाँ पे, XYZ कुछ भी रख दो तो क्या हो जाएगा? 0। यानी इसके भीतर जो चार्ज क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? सेल के भीतर 0 होगा। यानी सेल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि चार्ज क्या है? सरफेस पे, अंदर में चार्ज है नहीं। इसलिए अब याद कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाए थे, वहां पे बताए थे कि किसी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, इसीलिए कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं खींचे जाते हैं,
क्योंकि जो भी कंडक्टर होगा उसको चार्ज देंगे तो चार्ज उसके सरफेस फैला जाता है, अंदर में चार्ज बचता नहीं है, इसलिए अंदर में चार्ज नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अंदर में जीरो आएगा। जब जीरो आएगा तो उसके अंदर लाइंस नहीं खींचते हैं। आई बात समझ में? तो सेल के बाहर निकाल दिया, सेल के सतह पे निकाल दिया, सेल के अंदर में निकाल दिया। सेल के बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और सतह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर में क्या होता है बहु, जीरो होता है। ठीक है ना? एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बच्चा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चों। अब क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन क्या है, अप्लाइंग गॉस थ्योरम डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। एक लंबा चार्ज्ड वायर है, कितना लंबा है नहीं बता रहा हमको, तो हम ले लेते बहुत बड़ा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चार्ज वायर है। इसके कारण कह रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, इसका इस्तेमाल करके, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। कितना भी बड़ा कोई चार्ज हो मैटर नहीं करता है, गॉस थ्योरम है तो सब कुछ चंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? सर निकालिएगा क्या? हाँ, कहां पे? कोई पॉइंट ले लीजिए, इस रड, ये तो चार्ज वायर बहुत बड़ा है ना, कहीं पे एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे जाके ले लीजिए, ले लीजिए इसके तार से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस है। उस पॉइंट पर क्या करना आपको बाबू, निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहीं भी ले लीजिएगा तो वही पड़ेगा आपका, आर डिस्टेंस हमने ले लिया तो बात है सर। तो फिर जहां पे बताए हैं कि किसी दिए गए चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है तो वहां से तो हमको गुजरता हुआ क्लोज सरफेस बनाना होता है। तो हाँ बनाना होता है। तो सर यहाँ पे कैसा बनाएंगे आप बताइए, तो गोलाकार की बेलनाकार? तो हम कहेंगे बेलनाकार, क्योंकि चार्ज यहाँ गोलाकार नहीं है, नहीं होगा तो गोलाकार नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, बेलनाकार बनेगा। कैसा बनेगा सर, कैसा बनेगा? देखिएगा, एक ये और ये और ये और ये हमने क्या कर दिया, एक बना दिया क्लोज सरफेस। तार जो है बाहर है सरफेस के, तार इधर भी बाहर है, इतना ही तार का हिस्सा क्या है इसके अंदर है। ठीक है ना बाबू, ये आपका हुआ तार, ठीक है ना, ये वाला, और ये आपका हमने बनाया बेलना, और ये तार बाहर है और ये तार बाहर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि पूरा चार्ज अंदर ही आ जाए, जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, बना दिया उससे गुजरता हुआ कैसा, बेलनाकार। अब इस बेलन है बना हुआ ना, सिलेंडर जो बना हुआ उसके बीचों बीच ये तार है आपका, बीच सेंटर से, इसका सेंटर जो होगा ना, सेंटर से गुजरता हुआ ये तार है, बाहर भी तार है, अंदर भी तार, इधर भी तार है, और इसके अंदर इतना ही तार फंसा हुआ है, जिसका अगर सिलेंडर का लेंथ L होगा तो तार कितना फंसा होगा, L लेंथ का, बाकी लेंथ क्या है, इससे बाहर है। ठीक है, तो कहिएगा सर निकालना है ना, यहाँ पे निकाल दोगे आप? अरे हाँ बाबू निकाल देंगे, क्या टेंशन लेते हैं। तो गॉस थ्योरम करिएगा आप अप्लाई, पॉइंट पी ले लीजिए। तो बाई गॉस थ्योरम आप करेंगे ना, E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट डी एस, तो सर यहां आपको ds काटना होगा तो काटेंगे बच्चे। तो ds काटेंगे तो कितना, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ ds का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। इसके कारण अगर यहां पर निकालते हैं तो इधर इधर कहीं से भी करोगे तो E आपका क्या होगा, इधर आएगा, यानी यहां पर E और ds के बीच का एंगल आपका कितना आएगा, 0 डिग्री। तो सर हो गया 0 डिग्री, तो कहानी बनाइए, आंसर आ गए। लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट बनाइए घबरा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बाबू टुकड़ा हम काटते हैं, ठीक है ना, यहाँ जो ds का एरिया इंटीग्रेशन करते थे, s निकलता है, पूरा s क्या लेते, टोटल एरिया लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि स्फीयर था ना बाबू, अंदर में कहीं भी चार्ज था, तो यहां से आप ds कहीं भी काटते, कहीं भी काटते, यहाँ पे काटते तो ds इधर होता और e भी इधर होता, बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ ds काटते तो ds बाहर होता, e भी इधर होता, बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ ds काटते तो ds इधर होता, ये इधर होता, बीच का एंगल क्या बाबू, यहाँ भी 0 डिग्री। यहाँ काटते तो ds इधर होता और यहाँ e भी इधर होता, बीच का एंगल 0 डिग्री। नहीं, सब जगह यहाँ पे काटते हैं ना कहीं भी, तो e और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आता है। कैसे बाबू, देखिएगा बताता हूँ। यहाँ हम टुकड़ा काट रहे हैं, तो ds किधर आएगा, परपेंडिकुलरली, तो यहाँ से सरफेस परपेंडिकुलर क्या होगा, ds इधर होगा, और यहाँ से ये चार्ज का अगर e निकालेंगे तो e इधर होगा, बीच का एंगल यहाँ पे आएगा 90 डिग्री।
यहां पर भी वही हाल होगा, इधर और ई इधर, बीच का एंगल 90 डिग्री। यहां निकालेंगे तो क्या होगा, डीएस इधर होगा, ये निकलेगा बीच का 90 डिग्री। यहां निकालेंगे तो यहां इधर होगा और ये ई इधर होगा, बीच का 90 डिग्री। यानी इस पे कहीं लीजिएगा चाहे इस पे कहीं लीजिएगा, बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जब बीच का एंगल कहीं लीजिएगा तो क्या होगा, बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री जब होगा तो ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। यानी इससे गुजरता हुआ फ्लक्स, इससे गुजरता हुआ फ्लक्स निकालेंगे ना, ई डॉट डीएस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0, तो इससे फ्लक्स निकलता हुआ 0 होगा, इससे फ्लक्स निकलता हुआ क्या होगा, 0 होगा। दोनों से फ्लक्स नहीं निकलेगा। और गॉस थ्योरम कहता है कि जिससे फ्लक्स निकलता है, यानी किसी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर बंद चार्ज एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो कैलकुलेशन में हम यहां जो लेते हैं उसी जगह उसी एरिया को कैलकुलेशन में लेते हैं जिससे फ्लक्स निकलता है। जिससे फ्लक्स नहीं निकलता है उस एरिया को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि डीएस का इंटीग्रेशन हम एस करेंगे, क्या इसका पूरे का एरिया लेंगे, पूरे का क्षेत्रफल लेंगे, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे? तो नहीं, यहां चूंकि पूरे से निकाल रहा था तो एस यहां जो कर रहे थे तो 4 πr² सीधे ले रही थे, पूरा ले लिए थे एरिया। लेकिन यहां भी हम एरिया जब लेंगे ना, यहां ई डॉट डीएस की जगह पर डीएस का इंटीग्रेशन कर एस निकालेंगे तो एरिया में ये एरिया शामिल नहीं होगा, ये एरिया शामिल होगा। क्यों? क्योंकि इससे फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। ये बोलता है कि टोटल जो फ्लक्स गुजरता है वह इसके बराबर होगा, गुजरता हुआ फ्लक्स इसके बराबर होगा, ना गुजरता हुआ फ्लक्स इसके बराबर नहीं होगा। तो एरिया में ये और ये शामिल नहीं होगा, बल्कि वो एरिया शामिल होगा जिससे फ्लक्स गुजरता है। तो इस बेलन के केस में अगर देखेंगे तो इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा। अगर इसको मैं बेलन मानता हूं बच्चा, अगर ये बेलन आपका है तो जो फ्लक्स निकलेगा इससे और उस साइड नहीं निकलेगा, बाकी ये से निकलेगा। तो केवल कर्व्ड पार्ट जो होगा ना, कर्व पार्ट बेलन का जो होगा ना, उसी से फ्लक्स निकलेगा, इधर से फ्लक्स नहीं निकलेगा। और इसका एरिया कितना होता है, तो 2πrl होता है। आप जानते होंगे 2πrl होता है, तो इसी से फ्लक्स निकलेगा, बाकी से फ्लक्स नहीं निकलेगा। जानते हैं ना, कर्व्ड पार्ट का जो है ना एरिया कितना होता है, 2πrl, जहां पे 2π r क्या होता है, इसका रेडियस होगा, और l क्या होगा, लेंथ होगा। समझे? ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए ना, इस अभी तो कचरा किए थे ना, अब सुंदर फोटो दिखाते हैं आपको। ये हो गया आपको वायर, इससे सुंदर फोटो नहीं हो सकता जनता, बड़ी मेहनत करने के बाद ये वायर आपको मिला है देखने के लिए, इससे सुंदर नहीं हो सकता है। तो मैंने बना लिया, एक पॉइंट होगा जहां पे निकालना होगा मुझे। चलिए, रेडियस r ले लिया हमने, ये देखिए इसका लेंथ भी l ले लिया हमने, एक टुकड़ा काट लिया हमने, ds उधर हो जाएगा, e नीचे हो जाएगा, ds काटा इसका ये हो जाएगा, e इधर हो जाएगा। मैंने सब बता रखा है जनता, सब बता रखा है। ठीक है बाबू, और मैं आगे चलूं, ds में यहां काटूंगा तो ds इधर होगा और e इधर होगा, बीच का एंगल 0 डिग्री, इधर 90, इधर 90, इधर 0, इससे फ्लक्स निकलेगा, इससे फ्लक्स नहीं, इससे फ्लक्स केवल गुजरेगा। ओके जनता, सुंदर फिगर है, सुंदर फिगर है जनता। अच्छा, इसको बनाना पड़ेगा मुझे ना। अच्छा जी, सुंदर फिगर है जनता। चले बना दे इसको हम लोग अब। तो सर बनाइए, तो फिर किसके लिए रखे हैं? तो नहीं बाबू, हम ही बनाएंगे, टेंशन काहे लेते हैं आप? मैं हूं ना इधर, मैं हूं ना। बाई गॉस थ्योरम नहीं लिखूंगा मैं यहां, आप सीधे जाना क्या लिख रहा हूं। तो ई डॉट डी एस बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है सर। ई डॉट डी एस आप क्या लेंगे, 0 की 90, तो 90 का तो बात ही नहीं करेंगे जनता हम यहाँ पे, कि उससे फ्लक्स से नहीं गुजर रहा है हमारा। बात खत्म करो, ये और ये जगह मेरे कैलकुलेशन में नहीं आएगा जनता। इस तरह से क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड। अच्छा जी सर, जो आपने ये बनाया है ना क्लोज लूप, ये सी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं जनता, सी पॉइंट पे। ठीक है, क्लोज लूप जो बनाया है सर, इसके अंदर बंद चार्ज जो होगा वो कितना होगा सर, बता सकते हैं क्या? तो बाबू आप पढ़े होंगे, चार्ज पढ़ाया था मैंने, वहां पढ़ाया था चार्ज डेंसिटी 3 तरह का होता है, एक लीनियर, एक सरफेस, एक क्या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया था बाबू, लेमडा बराबर क्यू बट्टा एल होता है। तो एल लेंथ है इसका ना, एल लेंथ, ये फंसा हुआ है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा हम यही चाहिए ना। तो वो चार्ज डेंसिटी आपको इस पे चार्ज ना देके आपको इस वायर पे चार्ज डेंसिटी दिया रहता है, लेमडा दिया रहेगा। ठीक है जनता, लेमडा दिया हुआ है और लेमडा बराबर क्यू बटा एल होता है। तो हमको चाहिए कि इस एल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कितना होगा जनता, क्यू बराबर लेमडा गुने एल। यानी इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, लेमडा गुने एल, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा दिया हुआ है। एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा गुने एल। यहां रख लेंगे क्या बाबू, लेमडा गुने एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट।
तो ई निकालना है, ई को बाहर कर लीजिए, अंदर में क्या बच जाएगा बच्चा, ds। हाँ सर, cos 0 का मान 1 लेमडा एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है सर, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ई का ई एस हो जाएगा यहां से, और लेमडा एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है सर, ई का ई एस कितना ले लीजिएगा, इसका टोटल एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे कि किसका लेंगे, नहीं टोटल नहीं, कर्व पार्ट का लेंगे, क्योंकि इससे फ्लक्स इससे नहीं गुजर रहा है, इसी का केवल लेंगे एरिया कर्व वाले का। और कितना होता बाबू, 2 पाई आर एल लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एल से देखिए ना, एक एल से कल कटेगा है, ठीक है ना, क्या बचेगा उधर देखिएगा जनता आप, तो ई का ही बाकी पार्ट को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। या तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं ई बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या तो लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई, यानी इस रड के कारण, इनफाइनाइट रड के कारण पॉइंट सी पर जिसका डिस्टेंस क्या है, ये आर होगा, तो ये भी आर होगा, क्योंकि सरफेस पर पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकलेगा वो ई बराबर क्या निकलेगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा बट्टा आर, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बट्टा आर। कहता है कि रड के कारण डिस्टेंस के साथ वेरिएशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ई का जो है वेरिएशन है वो क्या है, आर के पावर -1 के है, या ई का जो वेरिएशन है क्या है, 1/r के है, इस रड के कारण। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आपका निकल के चला आता है, ठीक है बच्चों, जहां जरूरत पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाने के लिए हम बना लेंगे, ठीक है जनता, या कहीं पर भी कहेगा कि प्रूफ कर दो तो कर देंगे जनता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जनता ना। तो मैंने बता दिया कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, फिर समझ रहे कौन स्टेप मैंने क्या किया है, इसको कचरे समझना पड़ेगा आपको, अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो अगले क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है बच्चा। अब आइए, अब बाबू क्या है, एक सीट है, चार्ज सीट है, कहता है इसके कारण क्या करो आप, इसके करीब एक सीट ले लिया, बड़ा सा सीट ले लिया, सीट बड़ा सा ले लिया, उसके इसके करीब में कहीं भी किसी पॉइंट पर क्या करो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, निकाल दीजिएगा, तो हाँ निकाल देंगे सर, गॉस थ्योरम है जिंदाबाद, गॉस थ्योरम जिंदाबाद, गॉस थ्योरम जिंदाबाद। देखिएगा इसके कारण कहीं भी इसके आसपास में पॉइंट पर निकालना तो निकाल देंगे, कुछ नहीं, क्या करेंगे यहां पर भी एक हम हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बनाएंगे, और हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल की सिलिंड्रिकल, सर ये चार्ज स्फेरिकल थोड़ी है, स्फेरिकल नहीं है तो सिलिंड्रिकल बनाएंगे, हाँ सिलिंड्रिकल बनाएंगे, बना दिया जाए बच्चों, चलिए बना दिया जाए सर। क्या करते हैं ना, इसके बीचों बीच यहां से गुजारते हैं, देखिएगा कितना बढ़िया गुजारेंगे, इसका चार्ज डेंसिटी क्या है बाबू, सिग्मा है, ठीक है ना, कितना अच्छा एक बेलना बना दिया गया, कितना सुंदर है, यहाँ पे निकाल लीजिए चाहे यहाँ निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और देखिएगा, इसका लेंथ क्या ले लिया हमने, एल ले लिया, हम अलग अलग डीएस काटेंगे, यहाँ पर भी एक डीएस यहाँ काटेंगे, एक यहाँ काटेंगे, इधर काटेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ ई और डीएस के बीच का एंगल कितना आता है, क्या हर एक जगह 0 डिग्री होगा, कहीं 90 डिग्री भी होगा, 90 डिग्री होगा तो उसको कैलकुलेशन में शामिल हम लोग नहीं करेंगे, इसके पहले नहीं किए थे, याद रखिएगा। चलिए, तो पॉइंट ए पर हमें निकालना है, तो वहां डीएस हमने काटा है, इसी को डीएस मान लिया है, जो है ना इसी को डीएस पर मान लिया है, और ये ई उधर हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज है तो धक्का देगा उधर, समझे, पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा और डीएस उधर होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, बीच का एंगल 0 डिग्री आ गया, ठीक है। आगे चलिएगा, इधर देखिए मैंने इधर काटा, ई और डीएस के बीच का एंगल यहाँ भी 0 डिग्री आएगा, अब मैंने एक टुकड़ा वहां काटा, अब देखिएगा जनता, अब ये डीएस इसका ऊपर आएगा और ई जो आएगा इधर आएगा, बीच का एंगल 90 डिग्री। अब लीजिए फंस गए हम लोग, कहां फंस गए सर, इसको फंसा थोड़ी कहते हैं सर, ये आप तो खेला खिला रहे हैं हमको, ऐसे ही यहां देखिए बाबू, यहाँ ई और डीएस के बीच का एंगल 0 डिग्री, और यहाँ ई और डीएस के बीच का एंगल 0 डिग्री, बाकी यहाँ ई और डीएस के बीच का एंगल 90 डिग्री, और कहीं यहाँ पे भी सरफेस पे कहीं ले लीजिए, डीएस परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ई होगा इधर 90 डिग्री, यहाँ काटिए डीएस इधर होगा, ई होगा इधर, बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ डीएस काटिए, डीएस इधर होगा, ई इधर होगा, बीच का 90 डिग्री, यानी अब यहाँ उल्टा पड़ गया, यहाँ उल्टा पड़ गया, पहले यहां तक इस पे जो ले रहे थे वहां ई और डीएस के बीच का एंगल 0 डिग्री था, यहाँ 90 था, यहाँ उल्टा अब हो गया, यहाँ 0 है और यहाँ 0 और यहाँ क्या हो गया 90 हो गया, यानी फ्लक्स किससे पास कर रहा है, केवल इस डीएस से और इस डीएस से। जो हम एरिया लेंगे इंटीग्रेशन में, डीएस के जगह पर डीएस का एस जो लेंगे वही एस लेंगे, जिससे फ्लक्स गुजरेगा, और फ्लक्स किससे गुजर रहा है, इस डीएस से और इस डीएस से, मात्र 2 डीएस से गुजर रहा है, एस के जगह पर हम 2 डीएस ही लेंगे, बाकी सब एरिया भूल जाएंगे क्योंकि उससे फ्लक्स नहीं गुजर रहा है बच्चों, ठीक है ना। आइए इसको सॉर्ट आउट कर ले, मतलब सॉल्व कर ले,
सॉल्यूशन करेंगे जनता तो लिखेंगे ना बाई गॉस थ्योरम, लिखते रहिएगा आप। उतना मैं थोड़ी करूंगा जनता, इतना कर रहा हूं, कम कर रहा हूं जनता, चिल्ला चिल्ला के नट्टी फाड़ रहा हूं। तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना, तुम तो वीडियो मेरा शेयर करोगे नहीं। भाई वीडियो शेयर करो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं लोग, तो सर को कर दो यार शेयर, तुम्हारे दोस्तों को भी फायदा पहुंचेगा। तो कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? हम तो फायदा लेंगे ही, दोस्तों को भी पहुंचा देंगे तो दिक्कत है जनता? पहुंचा दो, फैला दो चारों तरफ। क्या करोगे? मैं चिल्ला रहा हूं इतना, मेरा फायदा क्या होगा जनता? तुम फैलाओगे तो अच्छा लगेगा। चलो कोई सपोर्ट कर रहा है। E.ds हमारी सारी टीम बाबू आपके लिए मेहनत कर रही है जी, प्लीज साथ दीजिए आप लोग। नहीं साथ देंगे तो मजा नहीं आएगा जनता, फिर आगे वीडियो बनाने में मजा नहीं आएगा। E.ds क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, 0 वैसे ही लेते हैं, 90 वाला नहीं लेंगे हम। चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी अब है इस जो बनाया है हमने सिलेंडर, उसके अंदर चार्ज कितना बंद होगा। तो ये जो सिलेंडर का एरिया होगा उसी के अंदर ये तो पूरा, ये तो चार्ज बाहर चला गया, वही ना हिस्सा होगा। यही हिस्सा जो ये है, ये वाला इसका ये हिस्सा जो इसके अंदर फंसा होगा, उसी का चार्ज लेंगे ना, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इसके भीतर जो बनाए है ना, इसके भीतर चार्ज कितना बंद होगा। तो ये है ना जनता आपका, और ये पास किया है आपका सिलेंडर। तो इस टोटल पे चार्ज नहीं, हमको जो चार्ज इस पर चाहिए कि इस पर चार्ज कितना होगा। तो भाई आपको कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं आपका चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाए हैं Q बट्टा क्या होता है, एरिया सर होता है, ठीक है ना। तो एरिया यहाँ पर क्या, इस पर निकालना है, और इसका एरिया हमने क्या माना है, ये ds है और ये ds है, तो ये अंदर वाला एरिया कितना होगा जनता, ये भी ds होगा। हमको चार्ज चाहिए किस पे, ds पे, तो Q बट्टा ds, क्षेत्रफल ds है, और सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। यहां से चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर, या dq कहिए Q कहिए, क्या हो जाएगा, सिग्मा गुने ds, तो सिग्मा गुने ds, यानी इसके अंदर जो चार्ज बंद होगा वो कितना होगा, सिग्मा गुने ds। मैं यहां मिटाता हूं जनता, इसको अब जरूरत नहीं है मेरे को, सिग्मा गुने ds। समझ में आया आपको, सिग्मा गुने ds। पूरा कोर्स पढ़ा रहा था जनता, आपको तो हिला देते हैं हम, समझे? क्या करिएगा, क्रैश कोर्स में आपको सब कुछ पढ़ाना है जनता कम समय में। तो चार्ज इनक्लोज क्या होगा, सिग्मा गुने ds, क्योंकि इस ds जो टुकड़ा है उसी पर हमको चाहिए चार्ज। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा गुना ds, अब आई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर हो गया बच्चा। E को निकालना है, बाहर कर लीजिए, ds अंदर फंस जाएगा, और 0 का मान 1, सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर। अब देखिए तो बच्चा, E का E, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s आएगा, और s आएगा तो s का मान कितना होगा, केवल ये और ये, बाकी से फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा है। तो ये ds और ये ds, s की जगह पर क्या हो जाएगा, सीधे 2ds, क्योंकि इसी से फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। और सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। थक गए बच्चा, थक गए। शेयर कर दो दबा के भाई, मेरे दबा के शेयर कर दो। यहां से क्या हो जाएगा, ds है ना जनता है, दे ds से ds काट दो सीधे, E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी एक पतला सा सीट हो, उसके कारण उसके नजदीक किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो क्या होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कह देता है कि इसको डबल कर दे, एक और प्लेट ले ले, समझे, एक और प्लेट ले ले, कह लेगा डबल कर देगा, इसको मोटा कर देगा, तो चार्ज, अब देखिएगा अभी मोटा कर देगा ना, एक पहले से था एक और आ गया, फिर हम बनाएंगे, ऐसे ही गुजरेगा। तो अब इससे इसका भी चार्ज फंसा रहेगा आपको सिलेंडर में, और इसका भी चार्ज फंसा रहेगा। तो चार्ज जो लेंगे हम क्या लेंगे, सिग्मा ds एक का लेंगे, डबल कर दिया तो क्या होगा, 2 सिग्मा ds हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो E बटा क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये कब होगा, जब ये मोटा प्लेट लेगा। पतला प्लेट लेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E का मान, पतला लेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मोटा लेगा बाबू, तो इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इस पर भी क्या होगा, मोटा रहेगा ना, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसका भी चार्ज फंसेगा, इसका भी चार्ज फंसेगा इसके भीतर, समझे। तो आपका E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कहानी खत्म। तो दिक्कत और भी हम बना सकते हैं बहुत सारा, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे आगे, और भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये समझ में आ गया, इसके कारण कहाँ कहाँ अलग अलग वेरायटी ले लिया, किन किन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, सबको निकाल के मैंने दे दिया। थोड़ा सा एक और भी चीज देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्लास को आज यहीं पे खत्म करेंगे। फिर अगले क्लास में हम आएंगे क्वेश्चन के साथ, और इसमें जो कुछ शेष चीजें मैंने उठा के अगले चैप्टर में लाके रख दिया है, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, नया चैप्टर जब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए बच्चा।
कुछ बातें समझ लीजिए बाबू आप लोग यहाँ पे क्या है जनता। तो टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग शीट थिन प्लेट ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक प्लेन शीट ये, एक प्लेन शीट ये, थिन है, पतला है, इस पे चार्ज इंटेंसिटी सिग्मा है, इस पर सिग्मा है, इस पर सिग्मा और इस पर सिग्मा 2। मुझे क्या करना ना बच्चों, मैं क्या दिखाना चाहता हूं बाबू, इसको समझिएगा, आपको समझाऊंगा। कहता है ना कि ये प्लेट, थिन प्लेट कुछ ऐसा है, इस पर सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी, इस पर सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है, और इसमें एक बात बताई गई है कि सिग्मा 1 क्या है, ज्यादा है, सिग्मा 2 क्या है, कम है। तो चलिए इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। कहता है कि इसके अंदर में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा, 0 होगा या क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। इसके बाहर बताओ इस साइड, और इसके इस साइड बताओ क्या होगा। आइए जनता देखते हैं। तो अब ये आपका सिग्मा 1, ये आपका सिग्मा 2, बोला है सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से। भाई हमने जो अभी देखा है थिन प्लेट के कारण, थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट था, जो कि कहीं पर भी आर पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये शीट से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, उस आर पे डिपेंडेंट, ये आंसर नहीं है आपका, ध्यान रखिएगा। डिपेंड नहीं करेगा कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि यहाँ पे निकाल रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है। कहीं देखिए आर है, कहीं नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। मान लीजिए बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, इन दोनों के कारण ये पॉजिटिव है, धक्का देगा इधर, और ये भी पॉजिटिव है, धक्का देगा इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इधर आएगा, 0 होगा। दोनों का एडिशन कभी नहीं, दो वेक्टर का एडिशन 0 तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, उल्टा हो, एक तरफ हो, तो कभी 0 संभव ही नहीं है जनता। यहां पर बाबू कुछ ऐसा आएगा, दोनों का, इसका इधर धक्का देगा, ये धक्का देगा इधर, 0 होगा नहीं। अब आइए प्लस धक्का देगा इधर, ये भी प्लस धक्का देगा इधर, क्या 0 होगा इधर, ई का मान 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0। अंदर में सर क्या होगा, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण क्या होगा, ये यहां इधर धक्का देगा और ये इधर धक्का देगा, ये सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां होगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो, दोनों का एडिशन 0 हो सकता है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन एक सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, एक सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, क्या है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। एक ये, और ये सिग्मा 1 ज्यादा है, ये मान ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, दोनों बराबर हो तो एडिशन 0 होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगा। किधर होगा, ये ज्यादा है इसका, इसका कम है, ये ज्यादा होगा और ये कम है, तो क्या होगा, नेट इसका इधर आएगा, इधर आएगा। अब कोई मुझे इधर ज्यादा फोर्स लगा खींच रहा है, तो कोई इधर कम लगा खींच रहा है, जाऊंगा किधर मैं, इस साइड ना। ध्यान रखिएगा बच्चा, बस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो वही देखिए ना बाबू, यहां लिख दिया गया कि यहाँ पे बाहर में क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि इधर ज्यादा है और इधर कम है, क्या होगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इधर जाएगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, कर लेंगे तो क्या होगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर में फिर से इसका भी धक्का देगा, इसका भी धक्का देगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो सॉरी क्या पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा ना, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्वेश्चन बना देंगे हम। अब क्या है बाबू, फर्क दोनों में बस इतना ही है जनता, कि दोनों पे, एक पे प्लस है, दूसरे पर क्या है, माइनस है। अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए, तो नीचे का भी ले ही लीजिए एक ही बार में, देखिएगा बच्चा। प्लस है माइनस है, ये धक्का देगा, यहां पर निकालो ना भाई, जब समय के बहुत कम है जी, वीडियो बड़ा लंबा हो गया, वन शॉट वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया जनता, ठीक है ना। देखिएगा अब ये प्लस धक्का देगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, इधर होगा ई, जुटेगा दोनों का, ये प्लस धक्का देगा और ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ध्यान रखिएगा ये अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा जनता, ये आपका सिग्मा 1 ज्यादा है, सिग्मा 2 से ये ज्यादा है और ये कम है, तो धक्का देगा ज्यादा और खींचेगा कम, तो ये क्या होगा जनता, इसको घटा लेंगे, इसमें आइए, ये माइनस खींचेगा जबकि ये क्या करेगा, धक्का देगा, और बोला है कि ये ज्यादा है और ये कम है, दुख ले लीजिए, इधर देखिए क्या होगा, ये ज्यादा है और ये कम है, ज्यादा वाला से कम घटाइए तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर में आ जाइए, इधर इस धक्का देगा और ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों का जो जुट जाएगा, दोनों एक ही तरफ होगा तो जुटेगा ना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर आइए, खींचेगा और ये धक्का देगा, लेकिन ये ज्यादा और ये कम है, क्या होगा, फिर से वही, ये ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा वाला से कम घटाएंगे भाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बोलो ना, खत्म। हाँ भाई ये सर क्या क्या कर रहे हैं आप सर, याद रखिए अगले चैप्टर में काम आएगा, समझे, इसलिए बता दे रहे हैं। ओ मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने
की वजह तुम हो। बाबू हमारे लास्ट के पढ़ाई से अगर तुम्हें कुछ फायदा हो जाएगा ना, तुम खुश हो जाओगे तो हम भी खुश हो जाएंगे जनता, समझे। आइए ना देख लिया जाए बच्चे, दोनों का चार डेंसिटी सिग्मा सिग्मा है ना। चलिए अभी उधर मत जाइए, देखिएगा दोनों का चार डेंसिटी सिग्मा ही है। यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको दिख रहा है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये सिग्मा भी है और ये भी क्या है जनता, सिग्मा, एक प्लस एक माइनस है। अब देखिए बाहर में आ जाते हैं, यहाँ पे ये धक्का देगा और ये खींचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 0। ये प्लस है क्या करेगा, धक्का देगा, ये माइनस है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों का एडिशन क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर में आ जाइए, ये माइनस खींचेगा और ये क्या करेगा, धक्का देगा, दोनों का सेम वैल्यू आएगा, यहाँ पे एडिशन 0, ये भी 0 ये भी 0, जब अंदर में क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये पता है क्या बन गया, कैपेसिटर। इस पे चार्ज डेंसिटी सेम होगा, एक पर चार्ज पॉजिटिव एक पर चार्ज नेगेटिव, तो बाहर में इधर भी और इधर भी दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मान 0 होता है, जबकि अंदर में क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपको यहाँ मिल गया। ध्यान रखेंगे, आगे मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है बच्चों। काम आइए एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर, इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे स्केलर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे एनर्जी स्केलर होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है जनता, वेक्टर होता है, यही वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है बच्चा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज, चार्ज इन एयर इज, यानी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी वैसा चार्ज जिसका मान कितना है, 1 कूलम्ब है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा, बाहर की तरफ कितना निकलेगा। तो भैया चार्ज जो भी फ्लक्स निकल रहा होगा वो फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना ले लेंगे, कोई सरफेस बनाएंगे तो यूनिट होगा, 1 होगा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का पावर -1। देखिए तो क्या आंसर होगा, बी। टोटल फ्लक्स कितना पास करता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो क्यू कितना है, 1 है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट करोगे तो क्या होगा जनता। और क्या है जनता, एक और देख लीजिए आप, लास्ट वाला जो पढ़े उसका फायदा हो जाएगा आपको इधर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट चार्ज कंडक्टर, थिन के कारण कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ना था ना, बोलो ना, सी 2018 सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, गर्दा मचा देंगे जनता। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और उसमें ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया 5 नंबरिया, 1 नंबरिया 2 नंबरिया 5 नंबरिया, जो भी इस चैप्टर से पूछा है सारा धांग देंगे, समझ में आ रहा ना, देखना ना बोले, तुरंत देखेंगे आप, ठीक है जनता, अगले वीडियो को।